28 फरवरी को जिस तरह से यूएस और इसराइल ने मिसाइल लॉन्च किए, एयर स्ट्राइक, एक मैसिव एयर स्ट्राइक थी जो ईरान के ऊपर लॉन्च की, जिसके नतीजे में अली खामेनेई समेत जो आर्मी चीफ थे, उनके टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल से उनकी शहादत हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ईरान को इल्म था थोड़ा बहुत कि इसराइल और अमेरिका इस तरह का एयर स्ट्राइक कर सकता है या इस तरह की जो लॉन्च कर सकता है कुछ मैसिव? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा था। हमने देखा पिछले साल 12 जून से पहले ओमान के अंदर मुज़ाकरात का छठा दौर था जब अमेरिका इजराइल ने यहाँ के ऊपर स्ट्राइक की। इसी तरीके से जनेवा में मुज़ाकरात का चौथा दौर चल रहा था जब ये स्ट्राइक लॉन्च हुई। और जिस तरीके से रीजन के अंदर अमेरिका अपने बहरी बेड़े लेके आया हुआ था, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लेके आया हुआ था, जो मिलिट्री का बिल्डअप 2003 के बाद उन्होंने यहाँ पे किया, इराक जंग के बाद है, तो उससे बाइट तो कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरीके से अटैक लॉन्च किया गया रमज़ान के महीने में, बिल्कुल रमज़ान, और फिर उन्होंने रोजे रखे हुए थे वहाँ के ऊपर और मीटिंग हो रही थी, और जिस तरीके से और उस्मान साहब उन्होंने जो स्कूल पे अटैक किया था जिसमें 168 जो स्कूल गर्ल्स थी, 7 से 12 साल की वो लड़कियां थी फलक। और आप यकीन करें वो स्ट्राइक के बारे में भी जो टोमाहाक मिसाइल गिरा, अब खबरें आ रही हैं, अब क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ कि आप निहत्ते लोगों को उसमें मार रहे हैं और आपका नारा यह है रजीम चेंज करना। तो वो 7 से 12 साल की जो लड़कियां, उन्हें एंथ्रोपिक एआई क्लॉड के थ्रू मारा गया क्योंकि उसे इमेजरी दी गई सैटेलाइट की 2015 की। उसे लगा कि ये स्कूल और ये बैरिक जो है आईआरजीसी का एक ही बिल्डिंग है। उसने सबको उड़ा दिया। याद रखें, ये जो एआई है ये दुनिया के अंदर लीथल किस्म का वेपन अब बनता जा रहा है जो मैस लेवल की किलिंग करेगा। याद रखें, इंसान को तो फिर एहसास जुर्म होता है जब वो कुछ मार रहा है, लेकिन उसको कोई एहसास जुर्म नहीं है और उसका एक ही नजरिया वो ये है कि जंग को जीतना है। उसके लिए इंसान जो है भेड़ बकरियों से भी ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। उस्मान साहब, आपने क्लॉड एआई का जिक्र किया यहाँ पर। खामेनेई की जब शहादत हुई तब भी हमने ये वर्ड सुना कि क्लॉड एआई का इस्तेमाल हुआ है, और अब अली लारेजानी की जिस तरह से शहादत हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो एआई इस टाइम जंगों में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस रख रही है? एआई जो है पिछले चंद सालों से हमने देखा है दुनिया की तकरीबन तमाम टॉप मिलिट्री जो हैं उन्होंने अपने डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना दिया, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा बना दिया। लेकिन अगर ईरान की वॉर को देखें और एआई एंथ्रोपिक क्लॉड की इस एक्टिविटी को देखें, जिस तरीके से लीथल बम्बार्डमेंट की जा रही है, तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि ईरान एक तजर्बा गाह है एआई की मैस किलिंग के लिए। और देखें दुनिया का जो है ईरान के हवाले से सब कुछ डिस्कस कर रही है फलक। इसका ह्यूमन एंगल नहीं डिस्कस हो रहा, फाइनेंशियल हो रहा है, एनर्जी का एंगल हो रहा है, लेकिन जो 1600 बंदे वहाँ पे शहीद हो चुके हैं रमज़ान के अंदर, 900 लेबनान के अंदर है, उस पर आपको बहुत कम इंटरनेशनल जो है वो मिलेगा कि कंटेंट लिखा जा रहा है। तो अंडर रिप्रेजेंटेटेड जो है ना वो स्टफ जो है उसका ताल्लुक है लोगों की जिंदगियों के साथ है। और एआई का जो आपने बताया वो जो आयतुल्ला अली खामेनेई और जनरल पाकपुर पे अटैक हुआ, उसके अंदर भी एंथ्रोपिक क्लॉड था क्योंकि उसे सारा टेराबाइट का डाटा दिया गया। उसने उस सारे को स्कैन किया और उसके बाद बता दिया कि ये टाइम सूटेबल है, और सारे इर्द गिर्द के जो 6 फोन के आप कह लें टावर थे उनको हैक कर लिया और फोन जैमिंग पे लगा दिए और स्ट्राइक लॉन्च कर दी। अच्छा उस्मान साहब, हमारी ना कुछ डिफेंस एनालिस्ट से भी इसी हवाले से बात हो रही थी और उनके हवाले से भी उन्होंने भी यही कहा कि जो लीडरशिप थी वो एक ही ऑफिस में बैठकर मीटिंग कर रही थी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि 28 फरवरी को जो वाकयात पेश आए उसमें इंटेलिजेंस का या फिर जो बाकी एजेंसी थी इसराइल की, उनका कितना रोल हो सकता है? क्योंकि देखिए पहले जूम पे भी मीटिंग्स हो सकती हैं, बाकी और भी मामला आते हैं जिसके हवाले से। और मेरे ख्याल में आप ही देखें 12 जून के वक्त जिस तरह आपकी टॉप लीडरशिप जो है उसे एलिमिनेट किया गया या पासदारान इनकलाब के मोहम्मद हुसैन बाकरी को, उसके बाद आपको थोड़ा नहीं काफ़ी कॉन्शियस होना चाहिए था। और आप उसी कंपाउंड के अंदर अपना मीटिंग कर रहे हैं जिस कंपाउंड में हर ईरानी को पता है कि आयतुल्ला यहाँ पे रहते हैं और फिर जनरल पाकपुर है, मतलब वर्चुअल सेटिंग के अंदर आप एंगेजमेंट कर सकते थे। और एक ऐसे वक्त में जब आपके इनर सर्कल के अंदर मुसाद के एजेंट हैं, मोल आपके अंदर है, और फिर आप इतनी टॉप लीडरशिप जो एक जगह पे बैठा के और इस तरीके से एलिमिनेट करवा रहे हैं। बल्कि मैं तो मेरा पर्सनल जो है आगे जाके हम बात करेंगे मोहम्मद ये जो अपना अली लारेजानी है, उन्हें भी इस तरह सड़कों के ऊपर नहीं निकलना चाहिए था। ठीक है, आपका मोमेंट ऑफ डिफाइंस था, आपने बता दिया, लेकिन इस चीज़ की वजह से आपको ट्रैक करने में उन्हें बड़ी आसानी हुई है। अच्छा कि 28 फरवरी के बाद ज़ाहिर है ईरान को एक बहुत बड़ा धचका लगा, लेकिन अगर हम 1 मार्च को और 2 मार्च को भी देखते हैं तो ईरान ने रिटेलिएट किया मिसाइल से, ड्रोन से, और यूएस बेसिस पे भी इस तरह से उन्होंने रिटेलिएट किया, हमला किया। और कंटिन्यू 2 मार्च को हम देखते हैं कि कंटिन्यू
एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के ऊपर, मतलब कि इसराइल की तरफ से ईरान पे भी एयर स्ट्राइक की जा रही थी और ईरान भी आगे से रिटेलिएट कर रहा था यूएस बेसिस को। बिल्कुल, असल में वो चाहते यही थे कि इंतजामी ढांचा इतना कमजोर कर दिया जाए, हाँ। फैसला साजी इनके लिए आसान बन रहे। यही 12 जून को उन्होंने किया, लेकिन हाँ। ईरान ने पिछली जंग से फलक बहुत ज्यादा सीखा है। उनकी सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी दूर दूर तक मुतासिर नहीं हुई। हाँ। हम देखते हैं जिस तरीके से ईरान ने साइमल्टेनियसली फ्रंट खोल ली है। बिल्कुल, वो हमास होत्सीज अटैक करना शुरू हो गए, लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक करना शुरू हो गया, नेवल के ब्लॉकेट के लिए खबरें आना शुरू हो गई, और साथ ही उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली जो है उन्होंने गल्फ स्टेट के ऊपर जो है ऑल आउट वार छेड़ दी। और गल्फ स्टेट की जब हम बात करते हैं, हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए, गल्फ स्टेट से नहीं, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो अमेरिका की थी उसको टारगेट करना शुरू किया। और इंटरनेशनल लॉ कहता है फल कि जब आप किसी मुल्क के अंदर मिलिट्री अपनी बेस बनाते हैं तो उस मिलिट्री बेस के ऊपर सॉवरेनिटी आपकी होती है। तो वो अमेरिका की जमीन थी जिसको अटैक किया गया, गल्फ स्टेट को नहीं किया गया। और वहां पे जो आप ईरान भी इस हवाले से बार बार ईरान ने कैटेगोरिकली बताया, हमने प्रिंसिपल ऑफ जो यूएन का है नॉन इंटरफेरेंस, हमने अटैक आपको नहीं किया। हम उन मिलिट्री बेसिस को इसलिए अटैक कर रहे हैं कि जो स्ट्राइक आ रही है वो आपकी एयर स्पेस से आ रही है और उन मिलिट्री बेसिस से आ रही है, और वो गत्ते की तरह साबित हुई। वो देख लें, वो बचा नहीं सके हैं। बल्कि खबरें जो वो ये आ रही थी कि 11,000 जो उनके फौजी थे अमेरिका के और यूके के, वो वहां पे प्राइवेट होटल्स में और लोगों के घरों में बैठे हुए हैं, वो ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ये प्रॉमिस तो नहीं था 91 के बाद। आपकी मिलिट्री बेसिस थी, आपके इंटरसेप्टर्स कहाँ गए, आपके उस सेंसर्स कहाँ गए, वो स्ट्राइक को जो रोक क्यों नहीं सके? लॉन्च तो होगी भी थी। इसका मतलब है अमेरिका ने एक ढकोसले के तहत जो है धोखे में रखा मिडल ईस्ट की रियासतों को कि हम आपका दिफा करेंगे। और मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट की रियासतों को भी इदराक अच्छी तरीके से हो गया, सेंस ऑफ रियलाइजेशन, कि कोई मुल्क आपकी पराई जंग के अंदर नहीं खड़ा होता आपके सामने, आपको खुद काम करना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये सारी हैं बादशाहतें, और बादशाहतें कभी आर्मी को मजबूत नहीं करती कि वो गन हमारे ऊपर ना रख लें। उस्मान साहब, यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है कि क्या जो गल्फ ममालिक हैं वो अब इसराइल को या फिर अमेरिका को अपने बेसिस देंगे? मेरे ख्याल में इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी कि आप टाइम एंड अगेन सेम चीज़ करें एक ऐसे वक्त में जब आपके दोस्त आपको डिच करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा डिच करने वाला कौन है? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नाटो ने इनकार कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी किसी ने डिच कर दिया, जबकि उनका काम ये है कि यूरोप को डिच किया, उन्होंने चाइना को किया, साउथ कोरिया को किया, जापान को किया, और अब गल्फ स्टेट्स को कर दिया। तो इट्स वेरी फर्स्ट टाइम कि भाई वो पैनिक मूड के अंदर है, फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। इस टाइम में से डोनाल्ड ट्रंप भी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जिस तरह से आपने भी बात की है, और कता कलामी की माजरत, जिस तरह से भी कल ही हम उसकी भी एक खबर पढ़ रहे थे कि नेटो ममालिक से अब हमें कोई उम्मीद नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बिल्कुल डेफिनेट। उसकी वजह देखिए ना, आप एक अपना मैस क्रिएट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं किसी को कि मैस को आके फिक्स करो। देखिए ये पराई जंग है, और पहले भी वो सारे इनके साथ अफगानिस्तान में, इराक के अंदर जाके देख चुके हुए हैं कि उनके फौजी, उनके बॉडी बैग्स भी जाते थे। और एक ऐसे वक्त में जब खुद यूरोप एट वॉर है, रशिया के साथ है, वो किस तरीके से इस तरह के मामलात में मेडलिंग कर सकता है। और उन्हें शुरू से लगता है कि ट्रंप जो है वो क्लूलेस थे, ट्रंप को इदराक ही नहीं कि ये वॉर जो है इसको शुरू करने से पहले जो स्ट्रेटजी होती है उनके पास थी ही नहीं। देखिए आपके पास प्लान ऑफ एक्शन जो है, मतलब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि आपका जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आपको कहता है कि इस जंग के अंदर स्ट्रेटेजिक एंड गेम नहीं, आप ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद आज आप कह रहे हैं, मुझे स्टीव विटकॉफ ने कहा था, जेरेड कुशनर ने कहा था, मार्को रूबियो ने कहा था, भाई आप प्रेसिडेंट है दुनिया की, इतनी बड़ी वॉर मशीन आपके हाथ में है, और आप वहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि 2 दिन बाद निकल जाऊंगा। असल में मदोरो का जो हैंगओवर है खत्म नहीं था, उन्हें लग रहा था उसको उठा लिया तो यहाँ पे जाके इनको उठा लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये नहीं पता कि ईरान एक हार्ड स्टेट है। ईरान हार्ड स्टेट है, और याद रखें ईरान का मिलिट्री डॉक्ट्राइन क्या, ट्रैप करने का। वो मैराथन के खिलाड़ी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का था थोड़ी देर भाग के मैं निकल जाऊंगा। अब वो निकलने नहीं दे रहे, एस्केलेशन ट्रैप के अंदर उन्होंने कैद कर लिया। अब ट्रंप निकलना भी चाहते हैं। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप मदद के लिए पुकार रहे हैं रशिया को कि यार तेल बेच लो, हमारी जान छुड़ाओ है। चाइना को कह रहे हैं प्लीज अपने नेवी के शिप्स भेजो है, यूरोप को कह रहे हैं आप भेजो। ऑस्ट्रेलिया जापान ने तो इनकार कर दिया। ट्रंप इस टाइम कोई मुल्क इंटरेस्टेड नहीं है, कोई मुल्क इंटरेस्टेड नहीं, और ईरान ने भागने नहीं देना। आप देखिए अभी खबरें आ रही हैं, स्टीव विटकॉफ प्राइवेटली व्हाट्सएप कर रहे हैं इराकची को, वजीर खारजा को, कि प्लीज आप बात दोबारा शुरू कर लेते हैं। उन्होंने कहा अब नहीं। इसी वजह से ही अली लारेजानी को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मुज़ाकरात की टेबल के असल खिलाड़ी जो है ईरान की तरफ से अली लारेजानी थे। और जो इजराइल है वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात दोबारा से रिज्यूम हो,
ठीक है। आप सोचें कि इस पे आपने भी पहले आएंगे, बात की कि हाँ। पहले दिन 28 फरवरी को अगर आप देखें तो अली शाह मखानी जो टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल जी। थे उनको शहीद कर दिया गया, बिल्कुल और अभी अली लारेजानी को जो नेगोशिएशन के पूरे प्रोसेस को ओवरसी कर रहे थे। बिल्कुल। उस्मान साहब 3 मार्च को भी हैवी बम्बार्डमेंट हमने देखी, अर्बन टारगेट्स भी हुए, डेथ टॉल जो था वो मजीद बढ़ गया। फिर 4 मार्च को भी हमने देखा कि गल्फ की तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा बढ़ गए। फिर 5 मार्च को भी ईरान ने टारगेट किया यूएस बेसिस को जो कि गल्फ में थी। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ तक जो 5 मार्च है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक ये भी स्टेटमेंट आई थी कि हमने अपना हदफ पूरा होने तक जंग लड़नी है, ये हदफ कौन सा था? हदफ उनका जो है सिर्फ ये है कि ईरान को तोड़ दिया जाए, ठीक है। ईरान की बाल्कनाइजेशन की जाए, फ्रेगमेंटेशन। याद रखें 31 सूबे हैं, इसीलिए क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्द जो अलहदगी पसंद है उनसे फोन पे बात की। ये भी दुनिया ने कभी नहीं देखा कि दुनिया की इतनी बड़ी मिलिट्री माइट जो है वो मदद किससे पुकार रही है, जब अपने दोस्त भी रहे तो कुर्दों से, और कुर्दों ने भी कहा कि हम हायर्ड गन नहीं है, हम ईंधन नहीं बनेंगे इस वॉर का, हम नहीं इनसे लड़ने जा रहे इस मौके के ऊपर। तो इस तरीके से आपको समझ आती है कि असल पूरे का पूरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो डीकैपिटेशन के अलावा क्या था कि ईरान के अंदर खाना जंगी वो, क्योंकि उस्मान साहब जनवरी के महीने में रिजीम चेंज की हमें खबर सुनाई दी थी ईरान में, और वो बिल्कुल बैठ गई थी। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए ईरान 6000 साल पुरानी तहजीब है, और वो बड़ा फख्र करते हैं और उन्हें अपनी हिस्ट्री का पता है। ईरानियों को आप उस ग्राउंड के ऊपर नस्ली और मजहबी बुनियाद पे अलग अलग नहीं कर सकते। जो कौम सामने खड़ी थी रिजीम के, अब वो पीछे खड़ी है या साथ खड़ी है। बिल्कुल देखें अभी तो उन्हें कोई नहीं रोक रहा, ईरान तो एट वॉर है, तो वो लाखों का मजमा किधर है। जनवरी में कोशिश की गई थी खाना जंगी करने की वहां पे कि रिजीम चेंज करेंगे, और उसी वजह से ये ऑपरेशन किया गया कि शायद वहां के ऊपर जो है मजामत इस तरीके से हो। लेकिन हमने देखा कि ईरानियों को पता चल गया जब बच्चियां उनकी शहीद हुई कि ईरानी रिजीम की बात नहीं, ये तो ईरान की बात है, ये तो अब हमें मार रहे हैं, हमारे बच्चों को मारना चाह रहे हैं। तो आप देख लें, दे आर रैलिंग अराउंड द फ्लैग, अब वो परचम थाम के खड़े हुए दूर दूर तक है। तो ये जितनी एरियल बम्बार्डमेंट कर लें, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की अलामत है। और मैं आपको बताऊं इजराइल चाहता क्या है, ग्रेटर इसराइल कब बनेगा, जब रीजन के अंदर कोई दूर दूर तक उसका अपना मुकाबला करने वाला ना हो, और ईरान वाहिद है जो ललकारता है उसी इस हवाले से है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे डेथ हो, डिस्ट्रक्शन हो, क्यास हो, क्राइसिस हो, और किसी सूरत के अंदर स्टेबिलिटी ना हो। आप देखें बार बार हमले हो रहे हैं आज के दिन तक। तेहरान में आबादी गुंजान आबादी है, और वहां के ऊपर अवाम को टारगेट किया जा रहा है। 77 हेल्थ फैसिलिटी जिसमें हॉस्पिटल है उनको टारगेट किया जा रहा है, और उन हॉस्पिटल के इंक्यूबेटर के अंदर बच्चे हैं, बेबीज है, छोटे छोटे हैं, इनफैक्ट उनको टारगेट आप कर रहे हैं। इससे आपका पता चलता है कि क्या चाइल्ड किलर कहते हैं नेतन्याहू को है। ये वॉर एडिक्ट्स हैं, पिछले 3 साल में जंगें लड़ लड़ के ये पूरी कौम जो है ना, ये एडिक्शन के अंदर आ गई हुई है हर वक्त। और फिर आगे देखें स्कूल, 170 स्कूलों को आपने टारगेट कर दिया। भाई वहां पे बैठे हुए IRGC के लोग हैं, वो तो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, और अब तो मुझे लगता है हर बंदा अली लारेजानी है वहां के ऊपर है। चेक करें कि अमेरिकन प्रेस तक लिख रहा है कि ये पराई जंग थी। कल वहां के जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से इंटेलिजेंस के हेड है उसने रिजाइन कर दिया, जो कैंट ने। उस्मान साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग इस फेज में हम दाखिल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 28 फरवरी से 5 मार्च की जो टाइमलाइन थी, चलिए वो तो अली खामेनेई की शहादत के बाद जो चीजें उन्होंने फेस की वो थी, लेकिन 6 मार्च के बाद जो नई लीडरशिप आई उसी हवाले से भी हम बात करेंगे।